हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर में। तो दोस्तों, हमने पिछली बार देखा था, पिछली क्लास में संविधान और संविधान का प्रथम भाग हमने देखा था। तो दोस्तों, उससे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं पहले कि आप जो क्लासें देख रहे हो, तो दोस्तों एक पॉलिटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे रटने की बजाय समझना ज़्यादा जरूरी होता है। और अगर आप इसे रटोगे तो आप इसे समझ भी नहीं पाओगे या आप भूल जाओगे बार बार, तो बार बार दिक्कत आएगी, क्योंकि इसमें से एग्जाम में सीधे क्वेश्चन नहीं आते। ये थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसमें थोड़ा शब्दों का ही खेल होता है। तो आपको इसको समझना है और मेरी बातों को सीरियस लेना है। मैं जब बोर्ड पे लिखता हूँ उससे ज़्यादा मैं बोलता हूँ, जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें डिफाइन करता हूँ। तो आपको ध्यान उन पे ज़्यादा देना है, मेरे बोलने पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मैं बोलता हूँ उसी में ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। वो चीज़ें वो सीधे क्वेश्चन आपको देगा ही नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सब्जेक्ट आप रखना नहीं है, भले ही आधा घंटा ज़्यादा लग जाए, लेकिन समझ के पढ़ना है। क्योंकि मैं इतनी मेहनत इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए। अधिकतर वैसे तो रट तो हम किताबों से सीख सकते हैं, फिर क्लास लेने की क्या जरूरत है हमें। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में देखा था लास्ट बार संविधान का भाग प्रथम। तो उसमें हमने देखा था कि पहले भाग में कि भारत एक राज्यों का संघ है, और उसके बाद में दूसरा अनुच्छेद था, उसके अनुसार राज्यों के प्रवेश व स्थापना, और तीसरे में राज्यों के नाम चेंज वगैरह और दो राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाना। और चौथे में कि जो 368 के तहत जो अनुच्छेद 368 था उसके अनुसार जो भी संविधान संशोधन होते हैं, तो जो भी 2 और 3 अनुच्छेद था, दूसरा और तीसरा अनुच्छेद था, उसके अनुसार जो भी संशोधन किया जाएगा वो क्या नहीं माना जाएगा, वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हमने पिछली क्लास में देखी थी। अब हम देखेंगे आज राज्यों से संबंधित आयोग कि राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। आज हम देखते हैं जितने भी राज्य हैं सारे भाषाई आधार पर गठित किए गए हैं। पहले क्या कॉन्सेप्ट था कि प्रशासनिक आधार पर गठित किया जाना था राज्यों का, लेकिन फिर बाद में कुछ आयोग बने और कुछ समितियां बनी जिनके आधार पर फिर राज्यों का पुनर्गठन किया गया 1956 में, और राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किया गया। तो आज हम वही देखेंगे, उन्हीं समितियों के बारे में देखेंगे। तो जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था उसी समय क्या होता है, उसी समय राज्यों की भाषाई आधार पर गठन करने की मांग उठती है, क्योंकि कुछ प्रांत बना दिए गए थे, संयुक्त प्रांत थे, मध्य प्रांत वगैरह, राजस्थान। तो ऐसे राज्य बनाए गए तो लोग संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि अलग अलग भाषी लोग थे। तो वो चाहते थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। तो इसी के संबंध में थोड़ा आंदोलन होने लगे। तो उसी संबंध में पहली समिति आती है, उनसे भाषाई प्रांत आयोग। पहली समिति का गठन होता है भाषाई प्रांत आयोग, भाषाई प्रांत आयोग। दोस्तों, हम इसे एस केदार आयोग के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? एस केदार। एस केदार आयोग के नाम से भी हम इसे जानते हैं, क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे इस समिति के? एस केदार। तो दोस्तों, इसे एस केदार आयोग के नाम से भी जानते हैं, एस केदार आयोग। इसे इस नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एस केदार इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और इन्होंने क्या किया, जो मांग उठ रही थी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की, तो इन्होंने सिफारिश की अपनी समिति, अपने जो सिफारिशें पेश की उसमें बताया कि राज्यों का आधार क्या होना चाहिए? भाषा नहीं होनी चाहिए। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। ये किस आधार पर होना चाहिए? ये होना चाहिए प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। क्या किया इन्होंने कि राज्य होना चाहिए जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन है नहीं होना चाहिए। किस आधार पर होना चाहिए? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। इसके दर ने बोला किस आधार पर होना चाहिए? ये प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। प्रशासनिक सुविधा। प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, ना कि भाषा के आधार पर। इसके इधर आयोग की अपनी सिफारिशों में ये कहा। इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में आंदोलन थोड़ा तेज होने लगता है, क्योंकि लोग संतुष्ट नहीं हुए। विशेष तौर से आंध्रा स्टेट, उस समय जो आज का आंध्र प्रदेश है, वहाँ पे ज़्यादा आंदोलन हो रहा था दक्षिण के राज्यों में।
तो वो संतुष्ट नहीं थे इस बात से, वो चाहते थे कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर ही होना चाहिए। तो इसी कड़ी में एक और आयोग आता है दोबारा से। जब इस मांग से संतुष्ट नहीं होते लोग इस आयोग की रिपोर्ट से, तब एक और समिति का गठन किया जाता है जिसे हम जानते हैं भाषाई प्रांत समिति। भाषाई प्रांत समिति। दोस्तों इस समिति का एक और नाम था जिसे हम क्या जानते हैं, जेवीपी समिति के नाम से जानते हैं। जेवीपी समिति। जेवीपी का मतलब क्या है दोस्तों? जेवीपी का मतलब है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितारमैया। इसके सदस्य कौन थे? इस समिति के सदस्य थे नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और एक कौन थे जो पट्टाभी सितारमैया थे? पट्टाभी सितारमैया। ये समिति के 3 सदस्य थे, तो इसे जेवीपी समिति के नाम से भी जाना गया। और दोस्तों एक मजे की बात है, इन्होंने भी क्या किया, भाषाई आधार पर राज्य गठन की मांग को औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया। और इसके बाद में आता है ट्विस्ट। इसके बाद में क्या होता है, जो कांग्रेस के पूर्व एक सदस्य जिसका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु, उन्होंने अपना आंदोलन शुरू कर दिया, भूख हड़ताल शुरू कर दी उन्होंने। किसने? एक बार ये देख लो कि इन्होंने क्या किया, मांग को अस्वीकार कर दिया औपचारिक रूप से। जो औपचारिक रूप से मांग की गई थी उसको अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार। इसके बाद में जो पोट्टी श्रीरामुलु थे, कौन? पोट्टी श्रीरामुलु, जो कि कांग्रेस के पूर्व सदस्य भी थे। पोट्टी श्रीरामुलु ये कांग्रेस के पूर्व सदस्य भी थे। तो दोस्तों इन्होंने भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए। तो हाँ, तो दोस्तों जो पोट्टी श्रीरामुलु थे, इन्होंने 56 दिन की भूख हड़ताल की। भूख हड़ताल। इसके बाद में क्या हुआ, जो 56 दिन की भूख हड़ताल थी उसके बाद में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये क्या हो गए, स्वर्गलोक में चले गए, क्योंकि ये भाषाई आधार पर राज्य गठन की मांग कर रहे थे और ये लोगों के हितों की बात कर रहे थे। जाहिर सी बात है स्वर्ग में ही जाएंगे। दोस्तों एक चीज़ और देखते हैं हम, इनका कब कब गठन किया गया। जो आयोग था एसकेदर आयोग या भाषाई प्रांत आयोग, ये जून 1948 में आया था। जून 1948 इसमें गठन किया गया था इसको। और इसके अलावा जो जेवीपी आयोग है इसका गठन किया गया था दिसंबर 1948। दिसंबर 1948 में इसका गठन किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1949 में। 1949 में क्या इन्होंने रिपोर्ट दी, अपनी रिपोर्ट दी थी 1949 में। तो इसके बाद में आंदोलन थोड़ा उग्र होने लगा और पोट्टी श्रीरामुलु ने 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद अपने प्राण त्याग दिए। और आप भी जानते हो कि जब भूख हड़तालें होती है तो भूख हड़ताल होना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे हमारे देश में भी थी, लेकिन भूख हड़ताल से भी सरकार हिल जाती है। तो सोचिए जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती है भूख हड़ताल करते हुए, तब क्या होगा, तब पूरी सरकार जड़ से हिल जाती है। तो भारत में पहले ही सरकार बन रही थी, उस समय सरकार बनने की प्रोसेस चल रही थी, संविधान का गठन हो रहा था, बन रहा था संविधान। तो ऐसे ही कुछ विवाद नहीं चाहते थे, तो इसीलिए क्या हुआ, पोट्टी श्रीरामुलु की जैसे ही मृत्यु हुई और देश में आंदोलन बहुत भयंकर उग्र रूप लेने लगा और बहुत सारे लोगों ने आत्मदाह की कोशिश की और आत्मदाह भी कर लिया। हिंसक आंदोलन क्या हो गया, हिंसक हो गया। तो इसी चक्र में आनन फानन में जो 1953 में इनकी मृत्यु हुई थी 1952 में।
1952 में इनकी मृत्यु हुई थी। हाँ, तो अब हम देखते हैं जो इसके बाद में जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में एक और आनंद फानन में एक आयोग का गठन किया जाता है दिसंबर 1953 में एक आयोग का गठन किया जाता है जिसे हम क्या जानते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जानते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष था फजल अली। तो दोस्तों इसके अध्यक्ष थे कौन? फजल अली। फजल अली की अध्यक्षता में इस आयोग की स्थापना की गई। इसके अन्य सदस्य कौन थे? इसमें थे एच.एन. कुंजरू और एक सदस्य और थे के.एम. पणिक्कर। ये क्या थे? इसके दूसरे सदस्य थे। तो फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया जिसे हम क्या कहते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग, जो कि 1953 में गठित किया गया था। और इसने अपनी रिपोर्ट दी 1955 में। 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और ये लागू कब हुई थी? 1956 में। 1956 में लागू हुई। तो इस रिपोर्ट में क्या था दोस्तों? इस रिपोर्ट में था कि राज्यों का गठन किस आधार पर होना चाहिए? भाषाई आधार पर होना चाहिए। लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को इसने अस्वीकार कर दिया कि जैसे तमिलभाषी लोग हैं तो उनके लिए एक अलग राज्य, ऐसा संभव नहीं था। तो इसने क्या किया कि भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन एक राज्य एक भाषा के कॉन्सेप्ट को अस्वीकार कर दिया। और इसके अलावा भी और चीज़ें थी, तो मैं लिखता हूँ। इस रिपोर्ट में क्या था? पहली चीज़, जो भाषाई आधार पर राज्यों की मांग की जा रही थी उसे स्वीकार कर लिया गया। भाषाई आधार की जो मांग थी उसे क्या किया गया? स्वीकार कर लिया गया। और दूसरा कि एक राज्य एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत को अस्वीकार किया गया, जो कि जोर पकड़ रही थी उसमें। एक भाषा एक राज्य की मांग अस्वीकार। और इसके अलावा एक काम और किया था इन्होंने, जो ABCD के आधार पर जो राज्य थे, क्या? ABCD। दोस्तों इससे पहले राज्यों का गठन ABCD के आधार पर ही किया गया था। आप जानते हो, जिसमें देशी रियासतें और जो ब्रिटिश प्रांत थे और अर्बन एरियाज और जो जनजातीय क्षेत्र थे जैसे अंडमान निकोबार, तो इसके आधार पर पहले राज्य बटे हुए थे, राज्यों का गठन किया गया था। तो उसे तोड़कर क्या किया गया? तो इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया और इसको क्या किया कि इसे क्या किया जाए? इसे समाप्त किया जाए। ABCD के आधार पर जो राज्य थे उसको क्या किया जाए? समाप्त। ये कुछ इस समिति की रिपोर्ट में बातें थी, जो मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बताई। और इसी आधार पर नए राज्यों का गठन किया गया, जिनकी संख्या कितनी थी दोस्तों? हम देखते हैं इनकी संख्या थी 14। जो भाषाई आधार पर 14 राज्य गठित किए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश गठित किए गए। केंद्र शासित प्रदेश। तो इस तरह से भाषाई आधार पर 14 राज्यों का गठन किया गया था। तो दोस्तों इस कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले एक काम और हुआ। जो आंध्रा था,
दोस्तों जो आंध्रा था, आंध्रा स्टेट, इसका 1953 में गठन किया गया जब पोटी श्री रामुलु की मृत्यु हुई, जब भूख हड़ताल के कारण। तो फिर आनंद फानन में आंध्र प्रदेश को स्टेट का दर्जा दिया गया, क्योंकि आंदोलन वहीं पे सबसे ज़्यादा आंदोलन वहीं पे था, उसका प्रभाव। तो आंध्र प्रदेश जो वर्तमान आंध्र प्रदेश है, उसको उस समय आंध्रा स्टेट के नाम से जाना गया। और 1 नवंबर 1956 को जो आंध्रा स्टेट है उसका विधिवत नाम आंध्र प्रदेश कर दिया गया। तो दोस्तों इसमें से आज हमारे देश में कितने राज्य हैं? आज देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 28 स्टेट व 8 यूटी है। यूटी से समझते हो आप केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। दोस्तों जो नवीनतम राज्य है इसका गठन किया गया 2014 में, जब कांग्रेस की सरकार थी। ये कौन सा है? यह है तेलंगाना। तेलंगाना नवीनतम राज्य है जिसका गठन किया गया, और नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख व जम्मू कश्मीर है। और इसके अलावा दमन व दीव को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो अभी वर्तमान में 8 यूटी और 28 स्टेट हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। हाँ तो दोस्तों हमारे राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित आयोग खत्म होते हैं, उसके बाद में सारे राज्यों का भाषा आधार पर पुनर्गठन किया गया था। अब हम देखेंगे संविधान का भाग 2 जो कि नागरिकता से संबंधित है, जो कि संविधान के अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य स्थित है। तो संविधान का जो नागरिकता, तो दोस्तों हम देखेंगे नागरिकता क्या होती है। जो 5 से 11 के मध्य जो नागरिकता का कॉन्सेप्ट लिया गया है वो क्या है, और नागरिकता क्यों जरूरी है? तो दोस्तों नागरिकता, ये हमें दो नागरिकता से क्या मिलता है? 2 प्रकार के अधिकार मिलते हैं। एक तो पॉलिटिकल और दूसरे सिविल। तो सिविल अधिकार है वो भी इससे मिलते हैं। राजनीतिक व सिविल। तो दोस्तों नागरिकता से हमें राजनीतिक व हमारे जो आम अधिकार है, सिविल अधिकार, मूल अधिकार मिलते हैं। उससे क्या होता है, हम देश में चुनाव वगैरह लड़ सकते हैं। ये कुछ एक अधिकार होते हैं जो देश के नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों अब जब हम नागरिकता देख रहे हैं तो यह भी देख लेते हैं कि नागरिक कितने प्रकार के होते हैं। एक तो वो नागरिक जिन्हें हम सिटीजन बोलते हैं, या सिटीजन। और दूसरे क्या? शरणार्थी या फिर विदेशी नागरिक। दोस्तों जो विदेशी लोग आते हैं भारत में वो भी तो नागरिक होते हैं ना किसी देश के, फॉरेनर्स। और तीसरे क्या होते हैं? रिफ्यूजी। रिफ्यूजी दोस्तों रिफ्यूजी को हम शरणार्थी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? शरणार्थी। और इसके अलावा एक और होते हैं राज्य विहीन। दोस्तों जो राज्य विहीन है, स्टेटलेस नागरिक है, ये भी नागरिक होते हैं। लेकिन ये क्या होता है, जैसे यहाँ पर सीरिया का मैटर देखते हैं, तो सीरिया में जब ISIS का दबदबा हुआ तो वहाँ से बहुत सारे लोगों ने भाग की शरण ली, तो वो क्या हो गए? राज्य विहीन हो गए। उनके पास किसी देश की नागरिकता नहीं रही। और रिफ्यूजी क्या होते हैं? रिफ्यूजी भी, और रिफ्यूजी वैसे ही नागरिक होते हैं जैसे कि
जो राज्य विहीन नागरिक होते हैं, जैसे सीरिया में जब मैटर हुआ तो वहाँ से लोग भागे और दूसरे देशों में गए, तो वो क्या है, सीरियाई शरणार्थी थे, तो अलग अलग देशों में गए, ब्रिटेन, अलग अलग देशों में जाकर उन्होंने शरण ली, तो ये क्या है, शरणार्थी या रिफ्यूजी। और जो विदेशी नागरिक, वो नागरिक होते हैं जो हमारे देश में घूमने आते हैं और भी किसी पर्पज से जो आते रहते हैं। हालांकि वो होते हैं विदेशी नागरिक, उनके पास किसी अन्य देश की नागरिकता होती है, तो हम उन्हें विदेशी नागरिक बोलते हैं। जो नागरिक या सिटीजन, वो कौन होते हैं, हमारे देश के खुद के नागरिक होते हैं, जिन्हें हमारे देश की नागरिकता प्राप्त होती है। और कुछ ऐसे अधिकार जो केवल हमारे देश के नागरिकों को प्राप्त होते हैं, वो इन्हीं को होता है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो नागरिकता ये क्यों जरूरी है। क्या हम बिना नागरिकता के नहीं रह सकते? अब भारत है एक भौगोलिक देश है, इसका पूरा भूगोल है, तो इसके अंदर के लोगों को हम क्या नागरिक नहीं मान सकते? उनके लिए नागरिकता देना जरूरी है या वैसे भी रह सकते हैं वो? तो दोस्तों नागरिकता इसलिए जरूरी है कि जो नागरिक होते हैं इन्हें क्या है, कुछ राजनीतिक अधिकार मिलते हैं जो केवल उस देश के जो उस भूभाग में रहते हैं उन लोगों को ही प्राप्त होते हैं। और कुछ मौलिक अधिकार भी ऐसे होते हैं जो केवल उस देश के नागरिकों को ही मिलते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों जो उस देश के बिना अधिकारों के एक नागरिक पशु के समान होता है। जैसे कि पहले के राजा महाराजा के टाइम में जो राजा महाराजा जो नियम बनाते थे वो ही मानने पड़ते थे, वो कोई अधिकार दे तो सही ना दे तो सही। तो उस समय आदमी का जीवन कैसा होता था, इंसानों का जीवन पशु के समान होता था। तो दोस्तों इसीलिए अधिकार जरूरी है। तो इसी कड़ी में हम देखते हैं कि अनुच्छेद जो 5 से 11 के मध्य जो अधिकार मिले हमें, उनमें जो अनुच्छेद अपना 5 क्या कहता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे। अब देखते हैं दोस्तों जो अपना अनुच्छेद 5 है, क्या अनुच्छेद 5 ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो संविधान लागू होने के समय, क्या जो हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय नागरिकता से संबंधित उपबंध के बारे में बताता है। समय मतलब 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 से पहले के जो 5 साल पहले के उपबंध है। कौन से उपबंध थे? नागरिकता से संबंधित। ये उपबंध थे नागरिकता से संबंधित थे। मतलब जो हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उससे 5 साल पहले जो लोग भारत में रह रहे थे वो सहता ही क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। कितने? जो 5 वर्ष पहले तक, 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहे थे वो क्या होंगे, स्वतः ही भारत के नागरिक होंगे। स्वतः ही भारत के नागरिक होंगे। तो इसके अलावा जो अनुच्छेद 6, जो अपना अनुच्छेद था 6 नंबर का, ये क्या कहता है? ये कहता है जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान से जो नागरिक कहाँ पे आए, भारत में, पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों के बारे में बताता है। के बारे में उपबंध। नागरिकता संबंधी क्या है? उपबंध है। पाकिस्तान से आने वाले जो नागरिक थे उनकी नागरिकता के संबंधित उपबंध के बारे में ये बात करता है। संबंधित उपबंध।
इसके अलावा जो अनुच्छेद 7 है ये बताता है जो पाकिस्तान से आने वाले नागरिक थे उनकी नागरिकता के बारे में ये था कि जो 19 जुलाई थी 1948, इससे पहले जो नागरिक पाकिस्तान से भारत आए थे उनको स्वतः ही साधारण तरीके से नागरिकता मिल जाएगी। किस तरह से? साधारण तरीके से नागरिकता दी जाएगी, साधारण तरीके से नागरिकता। और इसके अलावा जो ये तिथि थी कितनी, 19 जुलाई 1948, इसके बाद में जो नागरिक आए थे उनको 6 महीने के बाद में आवेदन करने की आवश्यकता थी। 6 महीने बाद आवेदन करना था, भारत में आने के 6 महीने बाद आवेदन। ये प्रावधान किसका था? 6वें अनुच्छेद का। और इसके अलावा जो 7वां अनुच्छेद है ये था जो भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिक थे। कौन? भारत से जो पाकिस्तान जा रहे थे, ये इनकी नागरिकता से संबंधित प्रावधान था। इसमें उन्हें क्या है, 1 मार्च 1947, तो 1 मार्च 1947 से पहले के बाद में जो भारत से पाकिस्तान गए थे उनकी नागरिकता क्या हो गई, स्वतः ही समाप्त हो जाती। कि बाद गए थे ना, उनकी नागरिकता क्या हो गई, स्वतः ही समाप्त हो गई। और इसके अलावा एक काम और हुआ, अगर जो नागरिक जो भारत से पाकिस्तान गए थे अगर वो वापस लौटना चाहे तो उनको वही प्रोसेस पूरी करनी पड़ेगी जो अनुच्छेद 6 में है। क्या है? अनुच्छेद 6 के अनुसार उन्हें क्या करना पड़ेगा, 6 महीने बाद आवेदन करना पड़ेगा। तो ये था कुछ अनुच्छेद 7 में। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं आगे जो अनुच्छेद 8 है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि जो भारतीय नागरिक जो विदेश में बस गए हैं, भारतीय नागरिक ये क्या हो रहा है, जो विदेश में चले गए हैं या विदेश में बस गए हैं, विदेश में क्या हो गए, ये जाकर इन्होंने अपना रहन बसेरा विदेश में बसा लिया। इनके अधिकारों से संबंधित है 8वां अनुच्छेद, जिसमें बताया गया कि इनमें से वो लोग जिनके माता पिता या दादा दादी या किसी और पूर्वज में से अगर कोई भारतीय रहा हो तो उनको भी एक निश्चित प्रक्रिया के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। क्या? माता पिता, दादा दादी या कोई और। इनमें से कोई क्या होना चाहिए, भारत का मूल निवासी होना चाहिए या वो भारत के होने चाहिए, तभी उनको नागरिकता मिल सकती है इनके बच्चों को। तो 8वां अनुच्छेद हमारा इससे संबंधित था। और अब हम देखते हैं 9वां अनुच्छेद। हमारा जो 9वां अनुच्छेद है वो संबंधित है कि जो नागरिक क्या कर लिए, जिन नागरिकों ने विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली, क्या जिन नागरिकों ने क्या कर ली, विदेशी नागरिकता ग्रहण, इन्होंने क्या कर लिया, विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लिया, तो इनका क्या होगा, इनके विदेशी नागरिकता ग्रहण करते ही जो इनकी भारतीय नागरिकता वो क्या समाप्त हो जाएगी। भारत में एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट चलता है। क्या होगा, उनकी जो नागरिकता थी वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इनकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
ये हमारा नवा अनुच्छेद कहता है। तो पहली बार इसी में जिक्र मिलता है कि नागरिकता किस तरह से खत्म की जाएगी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत ये क्या पता लगता है कि नागरिकता खत्म हो सकती है, तो वो नवा अनुच्छेद है। इसके अलावा जो 10वां अनुच्छेद है, इसमें बताया गया है कि जो नागरिक अधिकार है, जो नागरिक अधिकार है ये बने रहेंगे। क्या होगा? बने रहेंगे। कब तक है ये? कब तक बने रहेंगे? तो दोस्तों ये तब तक बने रहेंगे जब तक हमारी संसद विधि द्वारा इसमें परिवर्तन ना कर दे या इनको चेंज ना कर दे, इनको समाप्त ना कर दे, तब तक ये क्या है? अधिकार बने रहेंगे। ये बने रहेंगे संसद जब तक चेंज ना कर दे इसमें। संसद के विधि द्वारा परिवर्तन ना करने तक। जो परिवर्तन है इनमें परिवर्तन ना करने तक ये क्या हो गए? ये अधिकार बने रहेंगे। ये बातें थी 10वें अनुच्छेद की। और जो 11वां अनुच्छेद है वो बताता है, जो 11वां अनुच्छेद हमारा ये हमें बताता है कि जो हमारी विधि है, हमारी जो संसद है, कि संसद द्वारा क्या होगा? संसद विधि द्वारा नागरिकता संबंधी नियमों में क्या कर सकती है? नागरिकता संबंधी नियमों के लिए एक संहिता बना सकती है, जिसे हम जानते हैं इसका क्या कर सकती है? विधि द्वारा एक संहिता बना सकती है, नियमन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नियमन। तो संसद इनमें विधि बनाकर चेंजेस कर सकती है। तो इसी क्रम में अपना क्या होता है? जो 1955 का अधिनियम है, 1955 का जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है, भारतीय नागरिकता अधिनियम, ये क्या है? इसी की देन है। ये जो 11वां अनुच्छेद है इसी के तहत जो 1955 का भारतीय नागरिकता अधिनियम है वो बनाया गया है। हाँ तो दोस्तों हमने देखे थे 5 से 11 तक अनुच्छेद जिनमें नागरिकता संबंधित सारे बातें लिखी गई है। उसी के अनुसार भारत में नागरिकता मिलती है और उसी के अनुसार नागरिकता खत्म की जा सकती है। तो दोस्तों जो चीज़ें हमने देखी आज की क्लास में, उसमें आपने देखा था लास्ट में जो 11वां अनुच्छेद था उसके तहत क्या देखा था? 1955 का जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है, क्या? नागरिकता अधिनियम। इसमें क्या क्या बातें लिखी हुई है, किस तरह से नागरिकता खत्म की जाती है, किस तरह से नागरिकता दी जाती है, और इसमें कब कब चेंजेस हुए, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो हमारी कुछ तकनीकी सीमाएं हैं, उससे आगे हम नहीं जा सकते, तो इसीलिए हम बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वरना तो मैं सारी चीज़ें एक क्लास में करवाना चाहता हूँ दोस्तों, लेकिन कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। और कमेंट, हर बार मुझे बोलना पड़ता है, आपका कमेंट दिखाई नहीं देता। कमेंट से हमें पता लगेगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और क्या हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और क्या अच्छा कर रहे हैं। तो दोस्तों आपके कमेंट बहुमूल्य, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।